वेलकम दोस्तों। लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्रिया के बारे में कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने भेद होते हैं और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? देखिए, क्रिया का मतलब होता है ऐसा शब्द है जिससे किसी काम के होने का या फिर काम के करने का या किए जाने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहा जाता है। यानी कि एक शब्द ऐसा है जिससे मतलब कि ऐसा लगे कि कोई काम हो रहा है या ऐसा लगे कि कोई काम किया जा रहा है, तो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है और शिवाजी बौद्ध वीर थे। ये देखिए उदाहरण देखिएगा, नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है। इन शब्दों से ऐसा लग रहा है कि या तो कोई काम, जैसे नाचना काम हो रहा है, पीना भी काम हो रहा है और जा रहा भी काम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इनको क्या कहते हैं? ये शब्द जो है ये क्रिया है। ठीक है, जब शब्द भेद किया गया था, जैसे जब शब्द को बांटा गया था तो सार्थक और निरर्थक शब्दों की बात हम लोग किए थे। फिर उसके बाद शब्दों को विकारी और अविकारी के हिसाब से बांटा गया था। तो जो सार्थक शब्दों के 8 भेद किए गए थे उसमें से एक है क्रिया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? व्याकरण में क्रिया को किस में रखा गया है? विकारी शब्द समूह में रखा गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों को विकारी शब्द समूह में रखा गया है। जबकि क्रिया विशेषण और संबंध सूचक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, इन सबको किस में रखा गया है? अविकारी सेक्शन में, अविकारी शब्द समूह में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। तो ये क्रिया क्या है? एक प्रकार का विकारी शब्द है जिससे कि कुछ कोई प्राणी है, मान लीजिए कोई, जिसमें कुछ काम होने का विधान किया जाता है। बस सिर्फ ये जानिएगा कि ऐसा कोई शब्द जिससे काम होने का विधान हो, काम होने की बात की जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि घोड़ा जाता है, पुस्तक मेज पर पड़ी है, मोहन खाता है। ठीक है, इन सब में जो जाता है और मेज पर पड़ी है और मोहन खाना खाता है, ये सब में क्या है? क्रिया का बोध हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब समझिएगा, जैसे कुछ और भी उदाहरण हैं, देख सकते हैं आप। राम स्कूल जाता है, तो जाता है, पढ़ी है, खाता है, ये सब क्या है दोस्तों? क्रियाएं हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा समझिएगा कि हिंदी व्याकरण में धातु क्या शब्द होता है, धातु किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी क्रिया जिस मूल रूप से बनी होती है, क्रिया जिस मूल रूप से बनी हुई है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? हम धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे क्रिया के अंत में जैसे ना लगा है, क्या शब्द लगा है? ना शब्द लगा है। तो अगर ना शब्द को आप हटा देंगे तो जो बचेगा ना दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? धातु कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। ये बहुत आसान सा टॉपिक है कि जैसे अगर कहीं क्रिया में ना लगा है तो उसमें से ना को पीछे से हटा दीजिए, तो वो क्या जो बचेगा? वो क्या बचेगा? धातु बचे। जैसे आना एक शब्द है, आना में से ना को अगर हटा दिया जाए तो क्या बचता है? आ। तो आ जो है ये मूल रूप है या फिर धातु इसको कहते हैं। जैसे खेलना, खेलना है, खेलना में अगर ना हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? खेल बचेगा। तो खेल क्या रहा है आपका? मूल रूप रहा। जैसे आना, जाना, पाना, खोना, इन सब में जो आ, जा, पा, खो है, ये मूल धातुएं हैं। ठीक है, मूल रूप है जिसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कहीं पे है लिखता, पढ़ता, तो उसके पीछे से ता को हटा दीजिए तो जो बचेगा? लिख, पढ़। तो ये सब क्या है? क्रिया का मूल रूप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, धातु के भेद की बात कर ली जाती है तो धातु के दो भेद होते हैं, मुख्य रूप से दो भेद। एक तो मूल धातु होगी और एक यौगिक धातु होती है। मूल धातु और क्या है? यौगिक धातु। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिएगा, मूल धातु किसे कहते हैं? पहली बात तो मूल धातु स्वतंत्र होती है
और ये किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती, किसी अन्य शब्द से नहीं बनती है। इसे हम क्या कहते हैं, मूल धातु कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं जा, खा, पी, रह, ये सब जो है दोस्तों ये क्या है, क्रिया के मूल धातु कहे जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए जैसे मूल धातु या कुछ उदाहरण की अगर बात कर ली जाए, जैसे जा है, खा है, पी है, रह है, ये सब क्या है, मूल धातुएं हैं। क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यौगिक धातु की। ठीक, यौगिक धातुएं कैसी बनती हैं, मूल धातु में प्रत्यय लगा दिया जाए तो यौगिक धातु बन जाएगी, ठीक ना। या फिर कई धातुओं को एक साथ जोड़ दिया जाए तो प्रत्यय बन जाएगा, या फिर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगा दिया जाए तो यौगिक धातु बनती है। तीन बातें यहाँ पे कही गई है और तीनों को ध्यान से समझिएगा। पहली बात यह है कि मूल धातु में प्रत्यय लगा दिया जाए तो यौगिक धातु बनेगी, या फिर कई धातुओं को एक साथ संयुक्त जोड़ दिया जाए तो यौगिक धातु बनेगी, या फिर संज्ञा और विशेषण में क्या लगा दिया जाए, प्रत्यय लगा दिया जाए तो उस समय भी यौगिक धातु बनती है। जैसे यौगिक धातुओं के कुछ उदाहरण की अगर बात कर ली जाए तो यौगिक धातुओं के उदाहरण हैं आपके सामने, जैसे उठाना, उठवाना, दिलाना, दिलवाना, कराना, करवाना, ये एक प्रकार हो गया। दूसरा क्या है, इसमें क्या है, जैसे देखिए कि मूल धातु में अंत में प्रत्यय लगाया गया। पहली लाइन को देखिएगा, पहली लाइन में ना प्रत्यय, जैसे आना और वाना ये शब्द जोड़ के बनाया गया है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे पे आ जाइए, दो मूल धातुओं को जोड़ के बना दिया गया है यौगिक, जैसे रोना धोना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, खेलना कूदना आदि, ठीक है। अब संज्ञा या विशेषण में अगर प्रत्यय लगा दिया जाए, तीसरी लाइन को देखिएगा, बतियाना, गरमाना, चिकनाना, इसी तरह से होता है गरियाना, ये सब चीजें जो है दोस्तों ना, ये क्या है, यौगिक धातु के उदाहरण में है। तीन प्रकार की यौगिक धातुएं बन रही हैं तीन तरीके से। तो यौगिक धातुओं के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार हैं यौगिक धातु के। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरे को कहेंगे यौगिक क्रिया और तीसरे को कहेंगे नाम धातु। ये तीन प्रकार की धातु, यौगिक धातुएं तीन प्रकार की होती हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। अभी देखिए, जो क्रिया है प्रेरणार्थक, वो अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। दोस्तों अभी इस वीडियो में अकर्मक और सकर्मक के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। मूल धातु में अगर आप आना प्रत्यय जोड़ते हैं या लाना प्रत्यय जोड़ने से कुछ क्रिया बनेगी, धातु बनेगा ना प्रेरणार्थक क्रिया, और अगर वाना जोड़ने से भी बनता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। समझने की बात है यहाँ पर। जो प्रेरणार्थक क्रिया है, पहली बात तो वो प्रत्यय जोड़ने से बनेगी, ठीक। आना या लाना प्रत्यय जोड़ देंगे तो जो बनेगा उसको कहेंगे प्रथम प्रेरणार्थक, और वाना प्रत्यय जोड़ देंगे तो जो बनेगा उसे कहेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए अब थोड़ा सा इसका उदाहरण देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया का, कि मूल धातु क्या है और इसके उदाहरण क्या क्या है, समझिएगा। अब देखिए, ये जो प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ उदाहरण यहाँ पे लिए गए हैं। उदाहरण में क्या है दोस्तों कि पहले है उठ, एक धातु है, मूल रूप है। अब इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया गया तो क्या बना, उठाना। अभी वाना जोड़ दिया गया तो उठवाना। फिर दे में ना जोड़ दिया गया, दिलाना या फिर दिलवाना बना। कर, इसमें ना जोड़ दिया गया, कराना या फिर करवाना। शो, इसमें ना जोड़ा गया तो सुलाना या सुलवाना। खाना में खिलाना या खिलवाना हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ उदाहरण रहे हैं। इसी तरह से देख लेते हैं दूसरा जो है यौगिक क्रिया है। यौगिक क्रिया में बता दिया गया है कि दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यह क्रिया बनती है। जैसे इसका उदाहरण अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो दो क्रिया, रोना एक क्रिया, धोना एक क्रिया, दोनों को जोड़ के एक साथ कर दिया जाए, रोना धोना। सेंटेंस में अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं, रोना धोना आ गया, तो इसका मतलब वहां पे कौन सी क्रिया है दोस्तों, यौगिक क्रिया है। चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, खेलना कूदना, ये सब क्या है, यौगिक क्रिया के उदाहरण होते हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। नाम धातु, तीसरा जो प्रकार है ना यौगिक धातु का, जो तीसरा प्रकार है वो है नाम धातु। नाम धातु का मतलब ही समझ लीजिए कि संज्ञा हो या विशेषण हो,
संज्ञा हो या विशेषण हो, उससे अगर आप कोई धातु बना देते हैं तो, या फिर कोई क्रिया जैसा शब्द बना देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या इसी को नाम धातु कहा जाता है, नाम धातु। ठीक है, जैसे उदाहरण में है गरियाना, लतियाना, बतियाना, गरमाना, चिकनाना, ठंडाना, ये सब उदाहरण है। अजीब सा उदाहरण है लेकिन समझिएगा। नाम धातु के उदाहरण क्या है, जैसे मतलब गाली शब्द से क्या बन गया, गरियाना। लात से क्या बन गया, लतियाना। चिकना से क्या बन गया, चिकनाना। ठंड से बन गया ठंडाना। देखिए ये बहुत पॉपुलर शब्द है, ठीक ना। तो ये समझ में आएगा आपको कि आखिर ये नाम धातु क्या है। क्लियर हो गया होगा कि नाम धातु का मतलब ये हुआ कि जो संज्ञा है या विशेषण है उसमें हम कुछ प्रत्यय जोड़ दें तो जो बनेगा वो क्या बनता है, नाम धातु बन जाता है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि जो क्रिया है, क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों। तो एकदम आसान सी बात है कि क्रिया को दो हिसाब से बांटेंगे हम लोग। कितने हिसाब से, दो हिसाब से। पहला रहेगा कर्म के अनुसार और दूसरा बटेगा रचना के अनुसार। तो कर्म के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं और रचना के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझिएगा। पहले तो ये देख लेते हैं कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं। कितने भेद हैं, दो। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं दोस्तों, तो केवल दो भेद हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। एक अन्य इसका प्रकार है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, इसको अलग से देखिए, ये कोई अलग रूप नहीं है, ये जो सकर्मक क्रिया है उसी का ही बदला हुआ रूप होता है। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से केवल दो भाग हुए हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब समझते हैं कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई क्रिया है और उसका असर सीधे किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। यानी कि अकर्मक क्रिया में आपको कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती। नाम ही है इसका अकर्मक क्रिया, यानी जिसमें कर्म की आवश्यकता न हो, केवल कर्ता से ही काम कंप्लीट होना पता चले, तो वहां पे जो क्रिया लगती है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अभी आगे उदाहरण देख लीजिए। जैसे एक उदाहरण है राकेश रोता है। अब इसमें अगर हम देखें तो जो रोना है काम है, क्रिया है, इसका संबंध किससे है, राकेश से है। तो सीधा असर किस पे हो रहा है, राकेश करता है ना, तो कर्ता पर असर हो रहा है। इसमें कर्म की कोई बात नहीं कही गई है। इस वजह से इस तरह के सेंटेंस में कौन सी क्रिया होती है दोस्तों, तो अकर्मक क्रिया होती है। क्लियर हो गया होगा। जैसे कुछ अकर्मक क्रिया के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लजाना, होना, बढ़ना, सोना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, घटना, मरना, डोलना, चमकना, ठहरना, रोना, दौड़ना, जीना, जागना, उछलना, कूदना, ये सब क्या है, कुछ अकर्मक क्रिया हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कर्म के साथ इनका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन सामान्यतः ये अकर्मक क्रिया में ही आती है। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। समझिएगा, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो अगर कोई ऐसी क्रिया है जिसका असर किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ रहा है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है और इसका नाम है सकर्मक, यानी कि कर्म के साथ। तो इसमें कर्म का होना दोस्तों क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। अब सकर्मक क्रिया के उदाहरण जैसे मान लीजिए कि मैं लेख लिखता हूं, मैं लेख लिखता हूं। साथ ही कुछ और उदाहरण हैं, जैसे सुरेश मिठाई खाता है, मीरा फल लाती है और भौरा फूलों का रस पीता है। जैसे सुरेश मिठाई खाता है, तो इसमें क्रिया क्या है, खाता है।
इस खाता है का प्रभाव किस पे पड़ रहा है कि मिठाई पे पड़ रहा है। तो मिठाई क्या है दोस्तों, आपका कर्म है। तो अगर किसी क्रिया का असर कर्म पर पड़ेगा तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, सकर्म क्रिया होती है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि द्विकर्म क्रिया किसे कहते हैं। द्विकर्म क्रिया आसान सा चीज है कि जिसमें अगर दो कर्म हो गए, कितने कर्म हो गए, दो कर्म हैं, तो उसे क्या कहते हैं, द्विकर्म क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझिएगा। जैसे मैंने राम को पुस्तक दी और श्याम ने राधा को रुपए दिए। देखिए इसमें भी पुस्तक दी और रुपए दिए, यानी कि देना एक काम हो गया। और अब इस देना क्रिया के कितने कर्म हो रहे हैं दोस्तों, दो कर्म हैं इसमें। तो इसीलिए कहते हैं कि ये क्या है, द्विकर्म क्रिया है। ठीक ना। देखिए इसमें कर्ता हो गया मैंने, फिर पुस्तक हो गया कर्म, राम हो गया कर्म। तो यहाँ पे दो कर्म होने की वजह से क्या हो गया कि इसे कहते हैं द्विकर्म क्रिया। इसी तरह से राधा और रुपए, ठीक है दोस्तों, द्विकर्म क्रिया। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अभी दूसरा जो टाइप था कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। अभी जो हम लोग पढ़े हैं अकर्मक सकर्मक, इसी को हमको देखना है कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ये तो पढ़ ही लिए हैं। देखिए अकर्मक क्रिया जिस क्रिया से, मतलब अगर कोई क्रिया है और उसका फल कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक ना। और उसका असर किस पे हो रहा है, सीधा सीधा कर्ता पर हो रहा है, तो उसे हम क्या करें दोस्तों, अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये तो अभी पढ़े हैं आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक ना। देखिए अगर कोई क्रिया है, मान लीजिए अगर कोई मान लीजिए ऐसी क्रिया है, ठीक ना, समझिएगा। अगर इस क्रिया का काम कंप्लीट करने के लिए कर्ता तो है ही, कर्ता के अलावा संज्ञा और विशेषण भी लग रहा है वहां पे, तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण सकर्मक क्रिया। और अपूर्ण सकर्मक क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए ही संज्ञा या विशेषण को जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ति कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अपूर्ण सकर्मक क्रिया को पूरा करने के लिए क्या जोड़ा जाता है, संज्ञा या आप विशेषण को जोड़ते हैं, और इसी जोड़ने को यानी कि संज्ञा या विशेषण को पूर्ति कहते हैं। जैसे गांधी कहलाएं, अगर हम कि कह दें गांधी कहलाएं, तो अब इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि गांधी क्या कहलाएं। तो अगर आप उत्तर देंगे, पूछिए कि गांधी क्या कहलाएं, तो आप बोलेंगे गांधी महात्मा कहलाएं। तो अब इसमें जब महात्मा शब्द जोड़ दिया गया ना, तो ये जाकर के कंप्लीट हो जाता है, इसका अर्थ जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक ना। तो इसलिए कहते हैं कि ये इसमें जो गांधी कहलाए में अपूर्ण अकर्म क्रिया है, और महात्मा शब्द द्वारा इसकी क्या हो रही है दोस्तों, पूर्ति हो जाती है। ठीक है, जैसे अन्य उदाहरण कर दें कि मान लीजिए हमने कहा कि शिक्षक हो गया, कौन शिक्षक हो गया, तो मेरा भाई, या ऐसे इसको दिखा, अगर लिख दिया मेरा भाई हो गया, तो अगर आप पूछेंगे क्या हो गया, तो आप जब बोलेंगे शिक्षक हो गया, तब जाकर के ये कंप्लीट हो रहा है। अभी लिख दिया गया सोना पीला होता है। सोना क्या होता है, पीला होता है। अब इस उदाहरण को समझिएगा, एक उदाहरण समझ लीजिएगा, सोना पीला होता है, इसमें पूर्ति शब्द कौन सा है। अगर मैं लिखूं कि पीला शब्द जो है अगर हटा दूं तो सोना होता है, अब मैं पूछूं क्या होता है, कैसा होता है, तो आप बोलेंगे पीला होता है, तो पीला शब्द के द्वारा इसकी पूर्ति हो जाती है। तो इस वजह से इसको कहते हैं कि अपूर्ण क्या है, ये अकर्मक क्रिया है, अपूर्ण क्रिया आती है। ठीक ना। अब देख लेते हैं दोस्तों सकर्मक क्रिया। ये तो अभी फिर से पढ़ा, देखिए रचना की दृष्टि में भी ये सब आएंगे, सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब इस ये तो आसान है कि अगर
कोई कार्य हो रहा है, कर्ता पर फल न पड़ करके कर्म पर फल पड़ता है, तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, समझते हैं कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अभी आप पीछे पढ़ लिए हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया हो गया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप वाक्य में कर्म है, कर्म है, ठीक ना, लेकिन कर्म होने की वजह से भी वो सेंटेंस यानी कि वाक्य जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है उसका आशय, तो उसमें कुछ संज्ञा या विशेषण जोड़ करके उसकी पूर्ति की जाती है। तो अगर कर्म है फिर भी उसका वो स्पष्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है आशय या अर्थ, तो उसमें संज्ञा या विशेषण जोड़ेंगे, तो उस समय जो क्रिया होगी उसे कहेंगे अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे कि एक उदाहरण है, राजा ने गंगाधर को मंत्री बनाया। अब इसमें बनाया शब्द क्रिया है। अब क्रिया का कर्म कौन हो रहा है, इसमें गंगाधर कर्म है, ठीक ना। लेकिन अगर इसमें हम कह दें कि राजा ने गंगाधर को बनाया, तो जब तक आप इसमें ये मंत्री नहीं बोलेंगे तब तक ये सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो इस वजह से मंत्री जो शब्द है वो पूर्ति शब्द हो गया। ठीक, ये क्या कर रहा है, कर्म की पूर्ति कर रहा है, यानी गंगाधर को मंत्री बनाया, तो गंगाधर क्या है दोस्तों, कर्म है। तो कर्म की पूर्ति कौन कर रहा है, मंत्री शब्द कर रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जैसे देखिए, एक उदाहरण है कि हम प्रत्येक भारतीय को अपना मानते हैं। सेंटेंस तो क्लियर लिखा गया है कि हम प्रत्येक भारतीय को अपना मानते हैं। क्लियर है कि समझिएगा। अब इसमें देखिए, मानते हैं हो गया क्रिया और भारतीय हो गया कर्म, लेकिन इस कर्म की पूर्ति कौन कर रहा है, तो इसमें एक शब्द है अपना। हम प्रत्येक भारतीय को मानते हैं, सही है, क्या मानते हैं आप, अपना मानते हैं। तो अपना जो है वो कर्म की पूर्ति कर रहा है। तो इस समय जो क्रिया है वो दोस्तों कौन सी है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और ये द्विकर्मक क्रिया तो आप समझ गए हैं, पढ़ लिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जहां पे दो कर्म होंगे वहां पे द्विकर्मक क्रिया होती है। अब हम देखते हैं कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। इससे पहले एक पेज पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आप क्या क्या पढ़े हैं। पहला तो आप पढ़े हैं अकर्मक क्रिया, जिसमें कि कर्म न हो, क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़े, कर्ता पर पड़े। फिर पढ़े हैं आप सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जिसमें कि कर्म हो और क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़े, कर्म पर पड़े। फिर उसके बाद पढ़े अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया यानी कि कर्म नहीं है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है लेकिन आशय स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो कुछ संज्ञा या विशेषण हम लोग जोड़ रहे हैं। जोड़ने की वजह से वो सेंटेंस का मान जो है, वैल्यू जो है वो कंप्लीट हो जा रही है, मतलब अर्थ जो है उसका स्पष्ट हो जा रहा है। इसी तरह से अपूर्ण सकर्मक की जब बात की गई, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, लेकिन उस कर्म से आशय क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो कुछ संज्ञा या विशेषण जोड़ेंगे। यहां पे क्वेश्चन सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया का अर्थ कंप्लीट यानी पूरा करने के लिए क्या जोड़ा जाता है, संज्ञा या विशेषण शब्द आप जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं आगे कि रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद क्या होते हैं, समझिएगा। पहला है रूढ़ और दूसरा है यौगिक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला है रूढ़ क्रिया और दूसरा है यौगिक क्रिया। देखिए, रूढ़ शब्द का मतलब ही यही है कि मूल शब्द, धातु की जिस जो क्रिया है उसकी रचना किससे हो रही है उसे कहेंगे रूढ़ क्रिया, यानी कि जो मूल धातु बनी है वही क्या है, रूढ़ क्रिया कही जाती है।
जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, ये सब क्या है दोस्तों, रूढ़ क्रिया होती है। ठीक है, आगे देखते हैं यौगिक क्रिया किसे कहते हैं। यौगिक का मतलब ही होता है जुड़ना, यानी कि मिलकर बनी हुई क्रिया। अगर किसी क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि लिखवाना, आते जाते रहना, पढ़ना, पढ़वाना, बताना, बड़बड़ाना, ये सब क्या है दोस्तों, यौगिक क्रिया के उदाहरण होते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि यौगिक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो समझिएगा कि यौगिक क्रिया के भेद, प्रेरणार्थक क्रिया पहले ही आपको बता दिया गया है कि इसमें क्या करते हैं कि मूल धातु और प्लस प्रत्यय, ये बनता है प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया, यानी कि इसी को यौगिक क्रिया भी कहा गया, ठीक ना। जैसे कि इसमें एक मूल क्रिया प्लस दूसरी मूल क्रिया जोड़ के बनाया गया, ठीक ना। नाम धातु किसे कहेंगे, नाम धातु संज्ञा हो या फिर उसके साथ साथ कौन हो, आपको पता होना चाहिए। अभी मैं बताया हूं कि नाम धातु किसे कहते हैं, क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे संज्ञा और विशेषण में आप क्या जोड़ दें, कोई प्रत्यय जोड़ करके बना दे तो उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। अब एक यहां पर क्रिया है कि अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया क्या है दोस्तों, समझिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार एक शब्द दिया गया था किसी परीक्षा में कि हथियाना, ये शायद पूछा गया था आपका, ये यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा था कहीं पे, ठीक ना, हायर लेवल में थोड़ा था। एक शब्द है हथियाना, हथियाना पूछ दिया गया कि इसमें कौन सी क्रिया का कौन सा रूप है, और ऑप्शन में दे दिया गया प्रेरणार्थक, संयुक्त, नामधातु, अनुकरणात्मक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ना तो प्रेरणार्थक है, ना तो संयुक्त है, ना तो नाम धातु है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है कि हथियाना में कौन सी क्रिया क्रिया है, अनुकरणात्मक है। अनुकरणात्मक समझिएगा, अनुकरणात्मक के बारे में, ठीक है। अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसको मैं आपको बता देता हूं, समझिएगा। जैसे देखिए, अनुकरणात्मक का मतलब होता है कि जैसे अनुकरण कर लेना या फिर अपने अधीन कर लेना। तो ऐसे शब्द जहां पे आएंगे वहां पे अनुकरणात्मक क्रिया होती है, ठीक ना। जैसे कब्जाना, एक शब्द है कब्जाना, कब्जा करना यानी कब्जाना। तो अगर कब्जाना है तो वहां पे कौन सी क्रिया हो गई, अनुकरणात्मक क्रिया। हथियाना, वहां पे कौन सी क्रिया हो गई, अनुकरणात्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आपका। और साथ ही साथ मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं और उसके बाद देखते हैं हम लोग। अनुकरणात्मक तो हो गया है, क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, क्रिया के एक बार रफली आइडिया हम लोग ले लेते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, समझिएगा। क्रिया को दो रूपों में बांटा गया, एक तो हो गया आपका रचना की दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। और दूसरा आपका, पहले देखिए क्रिया को मूल क्रिया, धातु, ये सब समझ जाने के बाद, ठीक ना, क्रिया को दो भेद में बांट दिया गया और उसमें बता दिया गया कि एक में आप क्या कर रहे हैं कि रचना की दृष्टि से क्रिया को बांटते हैं। पहला प्रकार हो गया कि रचना की दृष्टि से कितने प्रकार की क्रिया होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों समझिएगा, पहला हो गया रचना की दृष्टि से, दूसरा हो गया कर्म की दृष्टि से। जब कर्म की दृष्टि से बांटा गया तो आपको मिला पहला सकर्मक, दूसरा मिला अकर्मक, तीसरा मिला अपूर्ण अकर्मक, चौथा मिला अपूर्ण सकर्मक। लेकिन सिर्फ आप दो प्रकार पे जाएंगे, सकर्मक और अकर्मक पे जाएंगे। रचना की दृष्टि से जब बांटा गया तो इसमें मिला रूढ़ क्रिया मिला, और मिला दोस्तों आपको यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया का मतलब मूल क्रिया है। यौगिक क्रिया को फिर कितने भागों में बांट दिया गया दोस्तों, चार भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा था, पहला था प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा था यौगिक क्रिया या संयुक्त क्रिया, तीसरा था नाम धातु, और चौथा था अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया होगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना कि ये पूरा जो है क्लास आपके लिए बिल्कुल यूपी टेट का, और साथ ही साथ आगे चल करके हम लोग सुपर टेट भी इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल फ्री रहेगा पूरा क्लास, और साथ ही साथ आप लोग लर्निंग विथ राहुल
आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे लर्निंग विथ राहुल, इसमें जा कर के आप चैनल को क्या करिए, उसमें ज्वाइन हो जाइए, उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, ताकि वीडियो वहाँ पे भेजा जाता है और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा। और जो ये पीडीएफ वगैरह है वो सब कहाँ जाता है, उसी पे आपको लर्निंग विथ राहुल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही हम लोग ख़त्म करेंगे, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।